दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में अब हालात पूरी तरीके से सामान्य है। लोगों के बीच डर और भय का माहौल खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार इन इलाकों में गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से मिल रही है। दिल्ली के चांदबाग में इस वक्त भी दिल्ली पुलिस के 3 डीसीपी एक साथ दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। आप लोग एक जगह इकट्ठे मत हो। ये चांदबाग का इलाका है जो कि सबसे इफेक्टेड इलाका था और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस मार्च जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप पीछे देख सकते हैं पूरी जो पुलिस मार्च है वो यहाँ पर पूरे चांदबाग इलाके के अंदर चल रहा है। तो अभी लोगों को समझाया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस अपना विश्वास यहाँ पर जमाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी। स्वागत है आप सभी का। वक्त है कुरुक्षेत्र का, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में बहस नहीं बल्कि आपको दिल्ली का सच दिखाने की तैयारी है। दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और इसी के साथ अब सामने आ रहे हैं दंगों की साजिश रचे जाने के सबूत भी। दिल्ली में दंगे फैलाने की साजिश 1 या 2 दिन पहले की नहीं बल्कि हफ्तों से रची जा रही थी। प्रभावित इलाकों के नालों से लेकर स्कूलों की इमारतों की छतों तक दंगों के साजिश के ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो हिलाकर रख देने वाले हैं। दंगों की इस बेहद लंबी प्लानिंग का पर्दाफाश करने के लिए हमारे कई संवाददाता मैदान पर उतरे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से उनकी कुछ रिपोर्ट्स आज आप देखेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस दंगे की जांच में जुटी हुई है। इस टीम के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सबूतों को जुटाने और उनको तलाशने में जुटे हुए हैं और चांदबाग गए। वहां उस नाले की पड़ताल की गई जहां पर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का शव मिला था। फोरेंसिक टीम को नाले की जांच के दौरान कई संदिग्ध चीजें मिली। देखिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट। इस वक्त आप देखिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ उनके हाथ भी लगा है और तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जो पूरी जांच का वीडियो भी रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। एसीपी लेवल तक के अधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, साथ ही फॉरेंसिक की टीम के सदस्य भी इस वक्त हैं, क्योंकि यहीं पे अंकित शर्मा की लाश मिली थी जो कि ताहिर हुसैन के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर ये चांदबाग पुलिया है जहां पर लाश मिली थी। फिलहाल ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया था, हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और अब फिलहाल ताहिर हुसैन कहां है किसी को नहीं मालूम, लेकिन मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई है। आप देखें तस्वीरें, ये क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम है जो यहां जांच के लिए पहुंची है। कुछ सबूत उनके हाथ में लगे हैं, आप देखें कि वो इस वक्त उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन हाथ में उनके डंडा भी है एक टीम के और पूरा नाले को जो है खंगाला जा रहा है और एक एक सबूत बारीकी से तलाशा जा रहा है। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हकीकत क्या है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एसआईटी आज आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के घर भी गई। डीसीपी जॉय तिर्की की अगुवाई वाली टीम ने ताहिर के घर के आसपास हर जगह का मुआयना किया। देखिए मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। ये ताहिर हुसैन का घर है। ताहिर हुसैन अभी तक औपचारिक तौर पर पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। ताहिर हुसैन ने एक अपना वीडियो जारी किया, इंडिया टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो इसके पीछे नहीं है, लेकिन क्राइम सीन पूरी तरीके से बताता है और उन्हीं की तरफ इस संदेह को लेके जाता है। इसी को देखते हुए एसआईटी ने अब जांच अपने कंट्रोल में ली है और एसआईटी के सीनियर ऑफिशियल्स जॉय तिर्की डीसीपी वो यहां पर मौजूद हैं और ताहिर हुसैन के इस 4 मंजिला इमारत वाले घर की पूरी जगह की जांच कर रहे हैं। फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियो एविडेंस लिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो पूरा एरिया है, खास तौर पे यहाँ पर जो एविडेंस कलेक्ट करने थे, जिसपे औपचारिक तौर पर ये कहा गया कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, उसके साथ साथ जो एसिड था वो इस्तेमाल किया गया। ठीक सामने आप देखें तो जो क्रेट है उसके अंदर बॉटल्स दिखाई दे रही हैं और वो पेट्रोल बम की तरह जो उसका सूत है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर बयां करती है कि दरअसल इस तरीके के क्रेट्स अंदर भी बहुत ज़्यादा थे। इंडिया टीवी जब अंदर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक बड़ी क्रेट थी जिसमें पेट्रोल बम रखे हुए थे, तो वही तस्वीर अब बाहर भी दिखाई दे रही है और यही आरोप ताहिर हुसैन के ऊपर लगा। चारों तरफ पत्थर है और यहाँ पर आगजनी की गई। यहाँ तक कि जो कपड़े हैं आप देखें ठीक सामने की तरफ फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट किया है उस कपड़े से और वहाँ पर ये बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि एसिड का इस्तेमाल इसके ऊपर किया गया, जिसकी वजह से
कपड़ा झुलस गया है। और जो फॉरेंसिक टीम इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनके मुताबिक, उनके सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक, वो इसी पैरामीटर पर पूरी जांच कर रहे हैं कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस उपद्रव के पीछे की वजह क्या थी। आप देखें, दो फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर्स हैं, वो एक एक करके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये चारों मंजिल जो है उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा 50 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर ताहिर हुसैन का घर है। इस घर के आसपास के एक एक सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम्स खुद यहां पर सैंपल कलेक्ट कर रही है। आप देखें तो सैंपल कलेक्शन के लिए उन्होंने कंटेनर्स लिए हुए हैं और सामने की तरफ जो बॉटल्स हैं जिस पर ये संदेह था कि उसके ऊपर एसिड बॉम्ब हो सकता है, साथ में उसमें पेट्रोल बॉम्ब की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए अब उन तमाम जो एसिड और पेट्रोल बॉम्ब जो लिया गया था उसको एक एक करके बॉटल में रखा जा रहा है ताकि इसकी सैंपलिंग करके इसकी पूरी जांच की जा सके। ये इस समय ताहिर हुसैन के घर के सामने की तस्वीर है जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। 2 दिन के बाद अब यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उलट है। चारों तरफ शांति का माहौल है, लेकिन लोगों के मन में बेचैनी है, जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो दंगा भड़का उसके पीछे की वजह क्या है। अब देखें, ठीक सामने यहाँ पर जो क्रेट है, उस क्रेट के अंदर पत्थर रखे हुए हैं और यही तस्वीर बार बार बयां करती है कि चारों तरफ के इलाके में, चाहे ताहिर हुसैन का छत हो, आसपास का एरिया हो, वहां पर ऐसे ही क्रेट में पत्थर, क्रेट में पेट्रोल बॉम्ब रखे गए थे, साथ में जो पॉलिथीन थी उसके अंदर जो एसिड है उसे रखा गया था। और यही अब जांच का केंद्र बिंदु भी है कि अंकित शर्मा की हत्या, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या किसने की, कैसे की। जैसे परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन और उनके लोगों का हाथ है, तो इस पे भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि करीबन 400 से ज्यादा वुंड यानी स्टैबिंग इंजरी अंकित शर्मा की बॉडी पे थे और ये फॉरेंसिक टीम के लोग इस समय सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। साथ में जो जला हुआ कपड़ा है एसिड से, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। बॉटल्स यहाँ पर जो पड़ी हुई थी जिससे ऊपर से टारगेट किया गया और साथ में नीचे पेट्रोल बम के साथ, ये इनिशियल जानकारी के मुताबिक है, उन सबको कलेक्ट किए करके अब ये छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ताहिर हुसैन इसमें कितने दोषी हैं। दूसरी बड़ी बात, ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बॉम्ब और ये सब चीज़ें कहाँ से आई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ताहिर हुसैन से अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उनकी गिरफ्तारी संभव है। इसीलिए एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खासतौर पे जांच का मेन केंद्र बिंदु अंकित शर्मा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, उनकी हत्या को लेकर भी और साथ में ताहिर हुसैन की इस पूरे दंगे में जो भूमिका रही है उसको लेकर है। दिल्ली में दंगे थमे तो साजिश के सूत्रधार बेनकाब हो गए। ऑपरेशन दंगा के दौरान हमारे संवाददाता दिल्ली के शिव विहार इलाके का मंजर देखकर हैरान रह गए। यहां पर एक स्कूल की छत पर एक बहुत बड़ी गुलेल मिली। इस गुलेल के जरिए छत से बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए और यकीन मानिए आपने ऐसी गुलेल इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, चांदबाग इलाके में जिसकी इमारत थी, घर था, उस इमारत का, उस बिल्डिंग का दंगइयों ने इस्तेमाल किया। उसमें ताहिर हुसैन की भूमिका की भी जांच हो रही है, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें थी वो बड़ी डरावनी थी। जिस तरह से पेट्रोल बम, तेजाब की पाउच वहां पर मिले थे। अब हम आ चुके हैं शिव विहार में, राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर हम जा रहे हैं। यहां देखेंगे कि आखिर यहां पर क्या कुछ तस्वीरें हुई हैं, क्योंकि इधर की तरफ भी जो है बहुत नुकसान हुआ है। आप देखें, ये स्कूल की छत है। जी हाँ, ये स्कूल की छत है। आप ये देखिए किस तरीके से यहां पर टाइलों को तोड़कर रखा है दंगइयों ने और इस्तेमाल किया। कट्टों में भरकर जो है ये लेके आए थे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से जो है दंगइयों ने यहां पर इस्तेमाल करने के लिए, दंगे के लिए। और आप ये देखिए, ये लाल रंग के पत्थर, ये नए और ताजे पत्थर तोड़े गए हैं। आप ये देखिए, नए और ताजे पत्थर, क्योंकि अगर पत्थर पुराना होता तो मिट्टी में गंदा हो चुका होता। ये नए पत्थर तोड़े गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये राजधानी पब्लिक स्कूल की छत का नजारा, छत की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कांच यहां पे बिखरा पड़ा है और हम देखें, ये देखिए, जिस तरह से हमें ताहिर हुसैन के घर पर पेट्रोल बम मिले थे, उसी तरीके से पेट्रोल बम यहां पे भी मिले हैं। और उसी तरह कोल्ड ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल, पेट्रोल है इसके अंदर और साथ ही इसके मुंह पे कपड़ा लगा हुआ है। एक यहां पे पड़ी है बोतल, एक ये। तो ये वो बोतल्स हैं जो दंगइयों से बच गई। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तेल इसमें भरा हुआ है। अगर इसमें आग लगाएं तो 1 मिनट में जो है, 1 सेकंड में इसमें आग पकड़ लेगा। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ दंगाई राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर आए थे। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि एक तस्वीर जो है वो राजधानी पब्लिक स्कूल की वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और मैं पहले वो तस्वीर दिखा दूं कि वो तस्वीर में क्या है। आप ये देखिए,
ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कि ये देखिए ये गुलेल बनी हुई है जो कि दीवार के साथ बड़ी बड़ी लोहे की एंगल से बनाई गई है और यहां पर ट्यूब भी लगी हुई है। और आप ये देखिए और इसके पीछे की आप तस्वीरें देखें, ये इमारत देखें जिसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ ईंटें की बनी हुई है दीवारें ये। अब हम इसकी जांच करने के लिए जैसे ही शिव विहार में हमने एंट्री की तो हमारी नजर राजधानी पब्लिक स्कूल के पास बनी इमारत पर पड़ी। ये देखिए वो इमारत है, जी हाँ वो इमारत है जो कि तस्वीर में साफ देखी जा सकती है। उसके बाद हमने उस इलाके को ढूंढने की कोशिश की जहां से ये तस्वीर ली गई थी। तो हम राजधानी स्कूल की छत पर जब पहुंचे तो हमारी तलाश खत्म हुई। जी हाँ ये वही दीवार है जहां पर दंगइयों ने बड़ी बड़ी लोहे की एंगल लगाकर यहां पर एक गुलेल बनाई थी परमानेंट, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके। और आप देखें इधर की तरफ तस्वीर देखें, ये पूरा इलाका जला हुआ है। यहाँ पर कई पार्किंग है गाड़ियों की, वो जलकर राख हो चुकी है। इधर की तरफ तस्वीर देखें तो सारे घर जो हैं वो जल चुके हैं। एक घर में तो जली हुई लाश भी मिली थी। अब हम क्योंकि गुलेल यहां से हटा ली गई है पुलिस के द्वारा, आप ये देखें ये वो ट्यूब है जिसका इस्तेमाल दंगइयों ने गुलेल बनाने के लिए किया। क्योंकि लोहे की एंगल लगाकर यहां पर गुलेल तो बना दी गई, उसके बाद इस ट्यूब के सहारे जो है वो दंगइयों ने ये तमाम जो पत्थर हैं और ये जो पेट्रोल बम है वो फेंके थे। आप सोचिए, अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह की तस्वीरें होंगी। ये मोटे मोटे पत्थर पूरी छत पर कुछ इसी तरीके से पत्थर यहां पर बिखरे पड़े हैं, उसी तरीके से जिस तरह से ताहिर हुसैन के घर पर हमें पत्थर और पत्थर से भरे कट्टे मिले थे, उसी तरीके से देखिए ये इसी तरीके के जो सीमेंट के ये कट्टे हैं, ये सीमेंट के बोरे हैं, उनमें इस जो है दंगई पत्थर लेके आए, हिंसा का सारा सामान लेके आए, पूरा रोड मैप तैयार किया। सोचिए कि जो ताहिर हुसैन के घर पर हमें गुलेल मिली थी वो सिर्फ लकड़ी की एक गुलेल थी, लेकिन यहां पर दंगइयों ने परमानेंट दीवार पर एक गुलेल लगा दी। और इस दीवार पे क्यों लगाई, इससे साफ अंदाजा है कि उन्हें इस पूरे इलाके को टारगेट करना था। यानी कि जो गुलेल है वो मास्टरमाइंड पहले से ही उसके मन में प्लानिंग चल रही थी और उसने बनवाई और उसके बाद यहां पर लगाई। हालांकि यहां तक कैसे लगाई, क्या स्कूल मालिक की भूमिका है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। पहले ये सारी जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये राजधानी पब्लिक स्कूल के साथ में DRP स्कूल है और इस स्कूल को भी दंगइयों ने निशाना बनाया। अब साजिश देखिए, परमानेंट हमने आपको गुलेल तो दिखाई ही कि किस तरीके से परमानेंट गुलेल बनाकर दंगइयों ने पूरे इलाके में आगजनी की, हिंसा की। उसके बाद ताकि उन्हें मेन गेट से बाहर जाते हुए कोई ना देखे दंगइयों को, तो आप ये देखिए ये मोटा रस्सा दंगई अपने साथ लेके आए थे। इस मोटे रस्से को यहाँ पर ये जनरेटर बना हुआ है, लगा हुआ है, तो उसकी बड़ी रॉड पर, बड़ी एंगल पर ये बांधा गया और डबल करके इस रस्से को आप देखें नीचे तक लटकाया गया है ताकि आराम से दूसरे स्कूल में उतरा जा सके। कितनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ वो यहां पर पहुंचे थे और किसी को शक ना हो, इसको लेकर ये प्लानिंग थी। यानी कि रोड से जो लोहे की एंगल से जो गुलेल बनाई गई थी वो भी पहले से प्लानिंग में थी, क्योंकि एकदम आगजनी हो और एकदम कोई ऐसी गुलेल बना ले वो संभव नहीं होता। पूरा नाप लेना पड़ता है, पूरे सामान खरीदना पड़ता है, उसके बाद किसी वेल्डर को पकड़ना पड़ता है, उसके बाद वो गुलेल बनती है। यानी कि कितनी प्लानिंग थी। और ये मोटा रस्सा भी जो है वो बाजार से खरीदा गया होगा या किसी के घर से लिया होगा। उसके बाद इस रस्से को यहां बांधकर दंगई इस जगह उतरे, इस साथ वाले DRP स्कूल में उतरे और उसके बाद पूरी तस्वीर दिखाएं। यानी जो दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका है वो जिस तरह से दंगों की चपेट में आया, वो दंगे अपने आप नहीं हुए। कोई ना कोई आखिर मास्टरमाइंड जरूर है जो उस पूरी दंगों की जो चक्रव्यूह है उसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी है। कौन है, कहां है, कैसे उसने प्लानिंग की, ये अभी इसकी जांच दिल्ली पुलिस की SIT टीम कर रही है, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जो SIT बनाई गई है। दिल्ली में दंगा भड़काने वालों ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए रिक्शे तक में इस गुलेल को फिट किया हुआ था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू को शिव विहार में ही एक ऐसा रिक्शा मिल गया जिस पर ऐसी गुलेल बनाई गई थी। देखिए उनकी रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली का कौन सा ऐसा इलाका है जो दंगों से अछूता ना रहा हो। फिलहाल हालात सामान्य हैं और इस वक्त हम
शिव विहार तिराहे के पास मौजूद है। यहां आप देखें दिल्ली पुलिस को एक मूवेबल गुलेल मिली है जो कि बड़ी बड़ी लोहे की एंगल की मदद से बनाई गई थी और रिक्शा में इन्हें वेल्ड किया गया था ताकि गुलेल को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सके आसानी से। और आप ये देखें कि बड़ी बड़ी इलास्टिक लगाकर यहाँ पे कपड़ा लगाकर ये गुलेल बनाई गई है और साथ ही इस रिक्शा में ये मोटे मोटे पत्थर ईंट जो है बरामद हुई है। साथ ही आप ये देखें ये बोतल भी मिली है। कुछ इसी तरह की बोतल का इस्तेमाल दंगइयों ने पेट्रोल भरकर और इनके मुंह पर कपड़ा लगाकर पेट्रोल बम बनाकर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया और लोगों के ऊपर जमकर जो है पेट्रोल बम फेंके गए, जमकर पत्थरबाजी की गई जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये पूरी गुलेल और जो ये अब दंगे का सामान जो बरामद हो रहा है उससे देखकर ये साफ जाहिर है कि जो दंगों की प्लानिंग है वो पहले ही हो चुकी थी। कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन इस तरह के जो सामान अब दंगों के मिल रहे हैं इससे जरूर साफ हो गया है कि जो दंगे हैं वो पहले से ही प्लान थे और जो दंगई हैं उन्होंने पहले ही इसका रोड मैप तैयार कर लिया था। दंगा प्रभावित इलाकों के हर कोने में दंगों की साजिश के निशान मिल रहे हैं। शिव विहार का राजधानी पब्लिक स्कूल भी दंगाइयों का एक बड़ा अड्डा बना हुआ था। दंगाई रस्सी की मदद से स्कूल के ऊपर चढ़ गए और फिर वहां से हिंसा की। ये राजधानी पब्लिक स्कूल की छत की हमने तस्वीरें दिखाएं। अब हम नीचे चलेंगे कि आखिर नीचे का नजारा कैसा है और जो इसके आसपास इलाके में नुकसान हुआ है तो क्या आसपास के घरों को भी दंगइयों ने निशाने पे लेने के साथ साथ क्या उनका भी दंगा फैलाने पर इस्तेमाल किया। अब हम नीचे चल रहे हैं, नीचे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर दंगइयों ने नीचे क्या उत्पात मचाया है। आप यहां देखें, यहां बेंच पड़े हुए हैं। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ना ही इस कमरे पे हुआ है। ये पंखा जो है उसकी पंखड़ियां मोड़ दी गई हैं। आपको अब और नीचे लेकर चलते हैं कि आखिर नीचे की तस्वीर क्या है। अब हम डीआरपी स्कूल में चलेंगे, वहां पर आपको दिखाएंगे कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह से दंगइयों ने उत्पात मचाया है। राजधानी पब्लिक स्कूल की छत से मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से दंगइयों ने ये रस्सी का इस्तेमाल किया है कि दंगई इस रस्सी के सहारे स्कूल की छत पर गए या स्कूल की छत से नीचे आए, ये अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये मोटा रस्सा है जो कि डबल करके बांधा गया है और उसके बाद इस पूरे स्कूल में उत्पात मचाया है। दंगइयों ने आगजनी की है। आप ये देखें, बुरी तरीके से ये स्कूल जलकर राख हो चुका है। आप यहां कमरे की तस्वीरें देखें कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। इसके अलावा दूसरी तस्वीरें भी यहां पे आप देखिए। इसके साथ साथ मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना जा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर खाना पड़ा हुआ है, वो भी थैलियों में पैक है। यहां ये रोटी है, ये देखिए ये चावल है, ये यहां पे रोटी बंधी हुई है, ये देखिए ये सब्जी। यानी कि अगर ये दंगइयों के द्वारा लाया गया खाना है तो सोचिए दंगई कितनी प्लानिंग के साथ आए थे, कितना पूरा वेल प्लान था ये दंगा और कितनी बखूबी इस पूरे दंगे की रूपरेखा जो है तैयार की गई थी आरोपियों के द्वारा, दंगइयों के द्वारा। फिलहाल अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ की तस्वीरें देखेंगे। यहां पर ये पूरी एक लैब टाइप दिख रही है बनी हुई, जहां पर बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं, अलमारियां वगैरह रखी हैं, सबको जलाकर राख कर दिया। आखिर बच्चों से क्या दुश्मनी थी? कुछ लोग ये चाहते थे कि हिंसा भड़के, दिल्ली जले। और ये देखिए, तो दंगइयों की मंशा साफ है, उनकी प्लानिंग साफ है, उनकी रूपरेखा साफ है। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, चंद घंटों की, 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं है। ये कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। अब मास्टरमाइंड की तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम को है। दिल्ली में हालात संभले जरूर हैं, लेकिन तनाव अब भी है, इसलिए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जमीनी चौकसी के साथ साथ ड्रोन के जरिए आसमान से भी नजर रखी जा रही है। शिव विहार इलाके में मौजूद है। आप देखें कि दिल्ली पुलिस यहां पर ड्रोन से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी और पूरे इलाके में पत्थरबाजी हुई थी। कई जो है गुलेल दिल्ली पुलिस को इस पूरे इलाके से मिली है, बहुत बड़ी बड़ी गुलेल। आपको मैं जो एरिया व्यूज हैं वो आपको दिखा दूं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए है। आप ये देखें, ये जो वीडियो है
आप देख सकते हैं पूरे इलाके का शिव विहार का वीडियो है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं कि किस छत पर क्या सामान पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी छतों का इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन को देखिए कितना ऊंचा उड़ रहा है और पूरे ड्रोन से जहां जहां आगजनी हुई दिल्ली पुलिस उन इलाकों पर नजर बनाए हुए है कि आखिर किन किन छतों का इस्तेमाल दंगइयों ने किया था, क्योंकि गुलेल बहुत बड़ी बड़ी जो है दिल्ली पुलिस को यहाँ से बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक छत ऐसी थी कि वहां पर भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके टायरों की जो ट्यूब होती है उसका इस्तेमाल करके गुलेल बनाई हुई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं। राजधानी पब्लिक स्कूल है ये, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे तकरीबन 1200-1300। इस स्कूल को एपी सेंटर बनाकर इस पूरे इलाके को तबाह करने की मंशा लेकर दंगई यहाँ पर आए थे। पूरे इलाके में पेट्रोल बम फेंके, ऊपर से पत्थरबाजी की और तमाम सबूत हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल ये शिव विहार की तस्वीर है जहां पर ये ड्रोन उड़ रहा है और पूरे इलाके पर दिल्ली पुलिस पैनी निगाह बनाए हुए है। और आइए हम मुलाकात करते हैं दिल्ली के उस दिलेर से जिसकी बहादुरी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। इस बहादुर शख्स का नाम है दीपक दाहिया। दिल्ली में दंगों के वक्त 24 फरवरी को मोस्ट वांटेड दंगाई शाहरुख ने दीपक के ऊपर पिस्तौल तान दी थी। वही तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त शाहरुख ने दीपक के ऊपर पिस्तौल तानी। आखिर उस वक्त वो क्या सोच रहे थे और उनके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या दोनों के बीच कुछ बात भी हुई थी, देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस दौरान हिंसा हुई वहां पर एक बेहद खतरनाक तस्वीर देखने को मिली। एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए लगातार फायरिंग कर रहा था। एक बहादुर पुलिसकर्मी उसके सामने जाता है, उसके पास हथियार नहीं होता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिस शख्स के हाथ में पिस्टल होती है वो हवा में फायर करता है, पुलिसकर्मी के ऊपर फायर करता है। और उस दौरान वो पुलिसकर्मी बाकी लोगों की जान कैसे बचाता है, अपनी जान कैसे बचाता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं दीपक दहिया जी के पास। दीपक दहिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हेड कांस्टेबल हैं, 3rd बटालियन में हैं। फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है और एक बहादुरी का उदाहरण इन्होंने दिया है कि ऐसी जब हालात होते हैं तो किस तरीके से उन्हें कंट्रोल में किया जाए। दीपक जी, जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आपके सामने पिस्टल लहराता हुआ शाहरुख नाम का वो शख्स पहुंचता है, फायर करता है, क्या हुआ था, कितने बज रहे थे, पूरी बात बताइए तसल्ली से। क्या पता लगा था? नियरली 2 से 3 का टाइम था सर, दोपहर में, और हम मॉब को कंट्रोल कर रहे थे सर दूसरी साइड के रोड पे। तो जैसे ही मैं उधर से इस रोड पे आया जाफराबाद से मौजपुर की तरफ वाले पे, तो वहाँ अचानक से वो फायरिंग करता हुआ आ रहा था पब्लिक के ऊपर। और बीच में सर मैंने देखा कि ये ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको चेतावनी दी कि वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरीके से मैंने उनको चेतावनी दी। वो थोड़ा सा वो नर्वस हो गया, फिर उसने एक साइड दूसरा फायर करके वो वापस अपने मॉब में वापस चला गया। उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जाफराबाद से मौजपुर की तरफ आने वाला ये रास्ता है, लेकिन वो एक दो नहीं कई सारे फायर करता है। आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। आप अकेले थे उस वक्त, बाकी की फोर्स कहाँ थी? और जब आप अकेले थे तो अकेले कैसे समझाया, क्योंकि उसने तो पिस्टल आपके सामने भी तान के फायर किया, ऐसा दिख रहा है। सर एक्चुअली जो रोड पार करके आया मैं, तो मैंने देखा कि पब्लिक के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो मैंने यही सोचा कि इसे कैजुअलिटी ना हो, किसी आदमी की जान ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्राई किया और जिसमें मैं कामयाब हो गया सर। जब वो आपके सामने आ गया था, पीछे भी उसने फायरिंग की थी, हाथ में उसके पिस्टल थी, आपके पास कोई हथियार नहीं था, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आया कि आप उसके सामने हैं, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आपकी तरफ फायर कर सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? उस वक्त दिमाग में ऐसे कंडीशन में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे आपने सब कुछ संभाला वहाँ पर? नहीं, सबसे पहले तो सर हमारी ड्यूटी है कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले है, अपनी जान देकर भी हमें उन्हें बचाना है सर। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले सबसे पहले इनको बचाना ज़रूरी है, इससे कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है। कि मेरे दिमाग में यही था सर कि सबसे पहले इनको उस फायरिंग रेंज से बाहर निकालना है, कहीं किसी को लग ना जाए कोई गोली। आपकी ड्यूटी उस दौरान कहाँ थी, क्योंकि उस पूरे एरिया में अचानक से हिंसा फैली थी? आपकी ड्यूटी कहाँ थी और आप जब वहाँ पहुँचे क्या पता लग रहा था, किस तरह की जानकारी मिली थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है? सर मौजपुर चौक पर ड्यूटी थी हमारी, वो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था इधर, और अचानक से पीछे से काफ़ी मॉब खड़ी दिखाई दे रही थी। फिर
या हुटिंग करते हुए आपस में पत्थरबाजी चलने लगी, तो हम समझाने लगे सर। दूसरी साइड रोड पे थे हम, कोशिश कर रहे थे, लेकिन और फिर मैं जो रोड क्रॉस करके आया, जैसे ही मुझे शूटिंग की आवाज़ सुनाई दी कि शूट चल रहा है, मैं एकदम आया सर। मैंने देखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि पब्लिक के ऊपर ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, इसीलिए मैं सर उसके सामने उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ। किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, कैसे कामयाब हुआ? जब आपके सामने आ गया तो कोई क्या कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बोला आपने या उसने कुछ बोला? जी सर, वो कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा तो पीछे हट जा, गोली मार दूंगा तो हट जा। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे गोली नहीं मारें, किसी को लग सकती है। मैं उसको थोड़ा डराने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा सा कामयाबी मिल गई सर। लेकिन जब उस आपसे जब बातचीत हो रही थी, जो आप बता रहे हैं आपने समझाने की कोशिश की, उस दौरान उसने दाहिने तरफ रोड पर एक फायर किया और फिर आपकी तरफ पिस्टल तानी थी उसने, तो क्या आपको भी फायर किया? नहीं, वो फायर बाद में किया था सर, पिस्टल पहले तान रखी थी, बाद में वो फायर करके और फिर वापस भाग गया सर। एक फायर वो ग्रिल रूम के अंदर से गया सर, उसका पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। आपके ऊपर भी फायर किया उसने? सर एक फायर स्टार्टिंग में आते वक्त किया था सर। तो उस वक्त कैसे बचे आप, कैसे अपने आप को बचाया? वो सामने का फायर था सर, थोड़ा सा मैं हिल गया था सर, वो साइड से निकल गया था। अच्छा, जब ये पूरी हिंसा वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और आपके सामने ही ये सारी फायरिंग हुई, और भी काफ़ी भीड़ थी उसके साथ, जो कि वीडियो में दिख रहा है, उन लोगों से भी उन लोगों ने भी वहाँ पे फेंकते हुए आ रहे थे सर, पीछे से काफ़ी लोग आ रहे थे, तो टाइम थोड़ा था सर, इसीलिए मुझे पीछे हटना पड़ गया। बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे सर, जब वो पीछे गया तो वहाँ से फिर काफ़ी लोग आ गए थे, पत्थर फेंक रहे सर बहुत भारी भारी। तो उसके बाद मैं पीछे चला गया सर। जब मुझे ये संतुष्टि हो गई कि अब पब्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे, अब किसी को गोली लगने का चांस नहीं है, तो मैं फिर आराम से पीछे निकल गया सर। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप वहाँ पर थे, फिर किस तरीके के हालात वहाँ पर बने जब वो वहाँ से वापस गया? सर वापस जाने के बाद थोड़ी स्थिति कंट्रोल में हो गई और कैजुअलिटी होने के चांस कम हो गए सर, थोड़ा दूर दूर हो गए सब। उसके बाद हमारी फोर्स और भी सर और जगह अलग अलग जगह भी हो रहे थे सर, तो और इकट्ठे हो गए थे सर, फिर बाद में बीच में काफ़ी संतुलन हो गया था सर। दीपक जी, आप बेहद करीब थे उसके, जिस शख्स के हाथ में पिस्टल थी, फायरिंग वहाँ पर लगातार हो रही थी, हालांकि उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या आपको उसकी पिस्टल देखकर क्या लगा? क्या देसी तमंचा था या किस तरीके की पिस्टल थी जिससे वो हवाई फायर कर रहा था? सर जब से मैं भर्ती हुआ हूँ सर, मैंने ये पिस्टल देखी नहीं है, जो वो इंग्लिश पिस्टल लग रही थी देखने में, लेकिन मैंने तो जो यूज़ की है सर, ये हमारे जो होती हैं वो उससे अलग थी सर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब मॉब इकट्ठी हो जाती है, आपके उस पर आपने जैकेट पहनी हुई थी, वो एक सेफ्टी रीज़न आपको लगा? जी सर, मैं जैकेट के भरोसे पे था सर। सबसे पहले तो मुझे ये बता था कि पब्लिक के पास सेफ्टी नहीं है, मेरे पास कुछ सेफ्टी है। अगर गोली चलती भी है तो मेरे बचने के चांस ज़्यादा हैं सर, और किसी को लग जाती तो उसके चांस। जो ये पूरी हिंसा हुई है, इसमें जितने लोगों की जान गई है या जो लोग घायल हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलेट इंजरी भी लोगों को हुई है, तो क्या जब ये फायर कर रहा था तो क्या लगी थी किसी को गोली या हवाई फायरिंग कर रहा था? इसका मकसद क्या था? कुछ ऐसा लग रहा था आपको? हाँ सर, ये तो नहीं पता चला कि किसी को लगी या नहीं, तब तक किसी ने ना कुछ बताया था सर, और बाद में पता भी नहीं चला कि लगी है या नहीं लगी है। बाकी कोशिश यही थी कि सर किसी को ना लगे। बाकी जो फोर्स थी, क्या फिर वो लोग आपसे मिले, आप लोगों को आपको संभाला, या उस दौरान कहाँ थी फोर्स? जो वो रोड की दूसरी साइड मॉब को कंट्रोल कर रही थी सर। हाँ। तो जैसे उनको पता चला, फिर वो भी इकट्ठे होके आए, फिर उन्होंने कंट्रोल किया सर। आपने देखा अचानक से कि एक शख्स आ रहा है फायर करता हुआ, तो आपको ये नहीं लगा कि पहले औरों को बताएं? आपने अपनी जान की परवाह करे बिना आप बिल्कुल उसके सामने आ गए, उसे समझाने की कोशिश की। उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि मैं अगर सामने जाऊंगा मुझे अकेला देखकर मेरे ऊपर हमला कर देगा, या उस वक्त दिमाग में ये बात नहीं आई? अपनी जान के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं सर, ये तो ड्यूटी पार्ट ऑफ ड्यूटी है सर। अपनी जान अगर सोचेंगे तो सर पब्लिक की सेवा कैसे कर पाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो बस उसके बाद यही सोचा था सर कि पब्लिक किसी को कैजुअलिटी ना हो जाए, बस इसीलिए आ गया। बिल्कुल, आपकी ड्यूटी ऐसी है और पुलिस की ड्यूटी ऐसी है कि हमेशा जनता के बारे में सोचना है। सबका एक परिवार है, इंसान ही है, आप और हम इंसान हैं। उस वक्त क्या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा कि खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है? परिवार के बारे में कुछ ऐसा लगा कि सामने एक बंदूक तान के खड़ा हुआ है, इतनी मॉब इकट्ठी है, एक आदमी के दिमाग में ये भी आता है कि अचानक से कोई हमला कर देगा, ऐसा कुछ आया दिमाग में? परिवार का ख्याल आया? कोई ऐसी बात हुई? नहीं सर, औरों के भी तो परिवार है सर, पहले उनकी सोचने की उनके बारे में तो सोचता हूँ सर मैं पहले। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपकी ड्यूटी ऐसी है, जान की परवाह करे बिना आपने और जनता के बारे में सोचा कि किसी और को गोली ना लग जाए। जब ये कंडीशन हुई, जब वीडियो टीवी चैनल्स पर चलने लग गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया, उसके बाद परिवार से फ़ोन आया? उसके बाद कुछ बात हुई कि आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं? चिंता घर वालों को बाद में हुई? कुछ हालचाल पूछा? जी सर, उनको 2 दिन बाद पता चल गया सर सोशल मीडिया से। फिर बाद में पिताजी ने तो कहा था सर कि आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है,
और आपने बहुत अच्छा किया है और आगे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से तो पूरा अप्रिशिएट है कि आगे भी आप ऐसी सुरक्षा करते रहें। परिवार में कौन कौन है आपके? पिताजी हैं सर, 2 छोटे भाई हैं और मम्मी, वाइफ, 2 बेटियां। फक्र महसूस हो रहा है परिवार वालों को कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं करी, आप सामने खड़े हो गए। कुछ आपको ऐसा लग रहा है, एक प्राउड महसूस या घर वाले के या इलाके के लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, पूरा गांव सभी कह रहे हैं सर कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने किसी को चोट भी नहीं लगने दी और अपने आप को भी बचा लिया। तो देखिए, ये दीपक दहिया जी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल इनकी, 3rd बटालियन में है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सामने जब वो शख्स बंदूक लहराता हुआ आ रहा था, उस दौरान इन्होंने देखा कि वहां पर तमाम जनता है, किसी को भी गोली लग सकती है, सबकी जान खतरे में आ सकती है। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, सामने आकर खड़े हो गए, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। जो सामने बंदूक लहरा रहा था शाहरुख, जो फायरिंग कर रहा था, उसे इन्होंने कहा कि यहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इस तरीके का काम वो ना करे। जिसके बाद हालांकि वो शख्स जो है नहीं माना, हवाई फायर करता रहा, उसके साथ मॉब इकट्ठी हो गई, पथराव जो है लगातार पुलिस के ऊपर कर रही थी। कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी जो है उनकी, रतनलाल, उनकी मौत हो गई है। अभी तक जो पुलिस के सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि शाहरुख फरार है, उसके परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अब तक वो सामने नहीं आया है। शाहरुख को ढूंढने के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी की जा रही है, ना केवल क्राइम ब्रांच बल्कि दिल्ली पुलिस। लेकिन इस तरीके के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, दीपक दहिया, इनकी तारीफ की जानी चाहिए, इन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए कि ये जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने पूरी जनता के बारे में सोचा और जनता की जान बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपने दिल्ली पुलिस के दिलेर दीपक दहिया की बात सुनी। आज हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के दंगों में जान गंवाने वालों के परिजनों का भी दर्द बांटने की कोशिश की। ओल्ड मुस्तफाबाद के रहने वाले मुदस्सिर अपने घर नहीं लौट पाए। आखिरी बार मुदस्सिर के भाई ने फोन करके उनसे कहा था कि मुस्तफाबाद में दंगा हो रहा है, आप जहां हैं वहीं पर रुक जाइए, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सके। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने मुदस्सिर के परिजनों से बात की। 24 तारीख को मोहम्मद मुदस्सिर अपने घर से काम से गए थे कबीर नगर, लेकिन उसी दिन दंगे भड़क गए तो वो ब्रह्मपुरी में अपने किसी रिश्तेदार के घर में रुक गए, ये सोच के कि जब स्थिति थोड़ी ठीक होगी, थोड़े हालात सामान्य होंगे, तब वो वापस आएंगे। लेकिन 25 तारीख को वो वापस अपने घर यहीं पर आने के लिए निकले ब्रह्मपुरी से। उन्हें लगा कि वो अपने घर जाएं। उन्होंने अपने भाई को अपने फ़ोन भी किया और जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, उसी दौरान वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, ब्रह्मपुरी में जिस घर में वो रुके हुए थे वहां से, और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें गोली लगी। वो गोली कहां से आई, किसने चलाई, लेकिन वो लगी मुदस्सिर को और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उनका पूरा परिवार है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। एक छोटी सी बेटी है 15 दिन की, इसके अलावा बच्चे और भी हैं जो अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची है 15 दिन की, ये बच्ची, और ये उसके बगल में ये बच्ची है, ये उनकी पत्नी है, ये माँ है। ये सब ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको अब कोई नहीं मिल रहा। बेटा, मेरा बच्चा चला गया, मेरा दिल तोड़ गया। वो सबसे बड़ी अब मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर, मेरी बच्ची। तो ये है वो पूरा परिवार जो दुखी है, वो पत्नी है। आप क्या कह के सांत्वना दे सकते हो, क्या कह के समझा सकते हो? जिसने अपने को खोया हो वो सिर्फ वो दर्द समझ सकता है, महसूस कर सकता है। किसी और के लिए उस दर्द को उतना महसूस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको वो दर्द इन बच्चों के आंखों में ज़रूर दिखेगा। बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। स्कूल बंद चल रहे हैं अभी आपके? आगे क्या बनना है आपको? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक आलिमा बनूं। मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा पढ़ाते थे वहाँ पर। पापा पढ़ाते थे? कहाँ पढ़ाते थे पापा? बरेली शरीफ में। अच्छा। यूसुफ जी, आपके भाई मुदस्सिर जी सबसे बड़े थे आप में? नहीं, वो मुझसे बड़े थे, सब में बड़े भाई मेरे हैं। अच्छा, तो उस दिन आपको ही फोन किया था उन्होंने? मेरे को ही फोन किया था उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने? बोले थे भाई मुझे घर ले जाए यहाँ से, जोन से रास्ते से तू कहेगा मैं उस रास्ते से आ जाऊँगा, तू मुझे रास्ता बता दे एक बार। मैं रोड पे गया, रोड पे देखा तो रास्ता कोई चालू नहीं था। मैंने फ़ोन करा, मैं क्या रास्ता यहाँ कोई चालू नहीं है, यहाँ ज़्यादा दंगा हो रहा है, आप वहीं पे रहो। कहीं ना कहीं परिवारों को नुकसान होता है। जो पत्नियां हैं वो अपने पति खो देती हैं, बच्चे अपने बाप खो देते हैं, भाई अपने बड़े भाई या छोटे भाइयों को ढूंढते हैं।
अगर हमेशा से जिस तरह से रहते आए हैं प्यार से, मोहब्बत से, वैसे ही रहें तो शायद ये तस्वीरें कभी कोई देखना नहीं चाहता और ना ही कभी सामने आएंगी। तो उम्मीद यही है कि इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कभी किसी पत्नी के आंखों में इसलिए आंसू नहीं आएंगे कि उसने अपने पति को किसी हिंसा में, किसी दंगे में खो दिया। कभी कोई बेटी इसलिए नहीं रोएगी कि अब उसके पिता का साया उस पर नहीं है। उसके पिता का जो सपना था, वो सपना अब जब पूरा होगा तो पिता वहां पर मौजूद नहीं होंगे। करावल नगर में रहने वाले राहुल सोलंकी भी दंगे में मारे गए। राहुल सोलंकी के घर पर मेहमान आए हुए थे। घर में दूध नहीं था। राहुल सोलंकी घर से बाहर दूध लेने के लिए निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। दिल्ली हिंसा में बहुतों ने अपने को खो दिया है। कुछ लोगों ने अपने घर खोए हैं, कुछ ने अपनी दुकानें, लेकिन जो कभी वापस नहीं आ सकते वो हैं अपने। मैं इस वक्त राहुल सोलंकी के घर पे मौजूद हूँ। उनका परिवार है, परिवार सदमे में है। माँ का और बहन का रो रो का बुरा हाल है। रिश्तेदार जुटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर से मैं उस दिन का वाकया क्या रहा, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। इनकी माँ और पिता और बहन यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले राहुल के बारे में जानना चाहूँगी। कितनी उम्र थी उनकी, क्या करते थे वो? 26-27 साल की उम्र थी उसकी। और मैडम जी वो जूनियर इंजीनियर था। मैं घर पे आ गया तो सब लोग बैठे हुए थे, तो चाय बनाने के लिए जब चाय बनाई तो दूध फट गया। तो दूध लेने के लिए पाल डेयरी पे मेरा रहा, सोलंकी बेटा मेरा गया दूध लेने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग दूध लेने गया तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, तो साइड में खंबे पे खड़ा हो गया। शायद आप मौका देख के आए होंगे। दूध लेने जा रहा था, उधर जब भीड़ भाड़ देखी तो वो पीछे ही रुक गया। तो मैडम जी वो दूध तो नहीं ले पाया, लेकिन एकदम वहाँ से पब्लिक टूट पड़ी उधर गली से। शाम को मेरे को मीडिया सूत्रों के माध्यम से जब पता चला है कि राजधानी स्कूल में वहाँ पर मौत का सामान पाया गया है मीडिया के माध्यम से। मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कि आप निगम पार्षद ताहिर हुसैन के यहाँ पाया गया है, ऐसे मौत का सामान इसके यहाँ पाया गया। इसके यहाँ से निकले हुए लोगों ने ही जो मौत का सामान इकट्ठा कर लगा, मेरे बेटे को गोली मारी है। जो स्कूल के मालिक हैं उनकी सह है, और कुछ लोग गोपनीय लोग भी हैं, बाहर के हों चाहे भीतर के हों चाहे यहाँ के हों। मैडम जी मैं तो ये चाहता हूँ इन पे स्कूल वालों पे भी, राजधानी वालों पे FIR होनी चाहिए। हरिंदर है वो मोटरसाइकिल साथ मेरी ले गया, मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया। सिर्फ बिहार में पहुंचे, सिर्फ बिहार से मैंने अपने रिश्तेदारों की सूरज भांजी की मोटरसाइकिल ली। हरिंदर साथ लेके लोनी जब पहुंचा तो मेरा बेटा कफन ओढ़ के सो रहा था। मैडम जी कानून का राज नहीं है। मोदी जी कहते एक कानून एक देश, क्योंकि अधिकारियों को जंजीरों में जकड़ रखा है, इनके सहारे पे काम करते हैं।